कोशी ज्ञान में आप लोगों का स्वागत है। हमारा मिशन वही 100 में से 100 को आगे बढ़ाते हुए ये आज आप लोगों का 20वां सेशन है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और सेशन स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर जो हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और ये एक्सरसाइज आज 3.2 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 3.1 कवर किया था, तो उस वाले वीडियो को आप देख सकते हैं। उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आप प्ले लिस्ट चेक करेंगे तो प्ले लिस्ट में आपको पहला चैप्टर वास्तविक संख्या, दूसरा चैप्टर बहुपद और ये तीसरा चैप्टर चल रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो प्ले लिस्ट बना दिया हूँ। पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, दूसरा है बहुपद, तो उनको आप जाकर के भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज होगा एक्सरसाइज 3.2, ठीक है। तो आज का एक्सरसाइज होगा 3.2, ठीक है। इससे पिछले वाले क्लास में 3.1 किए थे पूरा। तो देखिए एक्सरसाइज 3.2 समझने से पहले आपको 3.2 से पहले थोड़ा थ्योरी जान लेना चाहिए, ठीक है। थ्योरी करने का मतलब इस चैप्टर में जो है थोड़ा कुछ बातें हैं, जो फॉर्मूला है उसको आप जान लीजिए, तो उसके बाद आप अच्छे से इस चैप्टर को बना पाइएगा, ठीक है। तो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने आपको दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म बनाना सिखाए थे और उसको ग्राफ पर सेट करना सिखाए थे, ठीक है। तो चलिए इस चैप्टर का नाम है, और ये तीसरा चैप्टर है आपका, ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। और ये एक्सरसाइज 3.2 होगा। तो पहले आप थ्योरी समझिए, उसके बाद 3.2 स्टार्ट करेंगे। तो हम आपको पिछले वाले क्लास में बताए थे, उस सेशन को आप नहीं देखें तो उसको पहले जाकर के देखिए, तो उससे आपको बढ़िया समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म कहने का मतलब है कि वैसा रैखिक समीकरण युग्म दो चर वाला हो और जिसका युग्म होना चाहिए, मतलब दो समीकरण होना चाहिए, तभी होगा दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। देखिए दो चर वाला रैखिक समीकरण का ये आपको बताए थे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। यह एक दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का एक मानक रूप होता है, ठीक है। दूसरा आप लीजिए दूसरे समीकरण के लिए a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ठीक है। तो ये हो गया आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप, ठीक है। मानक रूप कहने का मतलब कि बुक में आपको इसी टाइप से लिखा रहेगा। दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का जब बात होगा तो उसमें पहले समीकरण को ऐसे लिखेगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरे को लिखेगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ठीक है। इतना तो आप समझ गए। तो देखिए इसमें a1 b1 c1 और a2 b2 और c2 समझ लीजिए कि इसमें क्या होता है, ठीक है। जैसे हम एक इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पर, समीकरण 3x प्लस 5y प्लस 7 बराबर 0, ठीक है। इसमें देखिए ये तो हो गया आपका पहला समीकरण। दूसरा समीकरण लिखते हैं 5x प्लस 4y माइनस 3 बराबर 0। ये हो गया आपका दूसरा समीकरण, ठीक है। तो पहले समीकरण में देखिए a1 क्या होगा, a1 होगा आपका 3, क्योंकि देखिए पहले समीकरण में जो भी होगा a b c जो भी होगा वो होगा 1 के रूप में, जैसे a1 b1 c1। और दूसरे वाले समीकरण में जैसे जो दूसरे वाले तो नंबर भी दूसरा समीकरण है, उसी टाइप से देखिए इसका हो जाएगा a2 b2 c2, ठीक है। इसमें देखिए 3 और x, इस फॉर्मूला में देखिए a1x, तो a1 के जगह पर आपका क्या है 3 है। इसमें देखिए b1y, इसमें देखिए 5y, तो b1 के जगह पर आपका यहाँ पर क्या है 5 है। उसके बाद देखिए प्लस का c1, इसमें देखिए प्लस का 7, तो c1 के जगह पर 7। तो बस इसी चीज को लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे a1 बराबर 3, दूसरा होगा b1 बराबर 5, c1 बराबर 7, ठीक है।
दूसरे समीकरण में देखिए 5x प्लस 4y माइनस 3 बराबर 0। इसमें क्या होगा, a2 बराबर हो जाएगा आपका 5, b2 हो जाएगा आपका 4 और c2 हो जाएगा आपका माइनस का 3। ठीक है, और ये चिन्ह के साथ लेना है। ठीक है, ये सब भी चिन्ह के साथ ही लिया होगा। जैसे देखिए 3, 5, 7 ये सब प्लस में है समीकरण में, तो प्लस में तो वैसे चिन्ह के साथ प्लस लिखते नहीं है, सिंगल लिख देते तो वो समझ में आता है कि वो प्लस में है, लेकिन जो माइनस में होता है उसको माइनस लिखना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 4 वाले देखिए समीकरण युग्म का ये रूप हो गया, और उसको a1 a2 b1 b2 कैसे बोलते हैं वो हो गया आपका। तो इतना चीज आप समझ गए। अब देखिए इसमें 3 कंडीशन है पढ़ने के लिए, और इससे पहले वाले क्लास में हमने आपको ग्राफ बताए थे। ठीक है, तो उस वाले वीडियो को अगर नहीं देखे तो उसको पहले देखिए। अब देखिए पहला कंडीशन होता है कि अगर a1 बटे a2 बराबर नहीं, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 होगा, इसमें क्या होगा, इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी। इसका ग्राफ क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं, इसका ग्राफ होगा। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं जिसका ग्राफ होता है उसका अद्वितीय हल होता है। क्या होता है, अद्वितीय हल होता है। ठीक है, अब देखिए प्रतिच्छेदी रेखा कहने का मतलब है कि एक लाइन ऐसे जाएगा ग्राफ में, दूसरा लाइन मान के चलिए ऐसे गया, तो प्रतिच्छेद कहाँ पर कर रही है, इस बिंदु पर। तो ये हो गया आपका प्रतिच्छेदी बिंदु। और अगर मान के चलिए ये एक्स अक्ष को, जैसे ये देखिए ये है आपका ग्राफ। ठीक है, ये रहा आपका एक्स, तो 1 2 3 4 मान के यहाँ तक है, इसमें 1 2 3 4, ये हो गया आपका y, ये होता है y डैश, ये होता है x डैश, ये होता है x। ठीक है, तो देखिए इसमें प्रतिच्छेद कहने का मतलब है कि मान के चलिए एक रेखा यहां से गई है 3 से लेकर के 3 तक। ठीक है, दूसरी लाइन आपकी गई है मान लीजिए यहां से। ठीक है, इसमें देखिए तो प्रतिच्छेद कहां पर कर रही है, यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 2 से कुछ ज्यादा है तो मतलब ये लगभग 2.5 के पास है, ये कितना पर है 1 से थोड़ा कम है। तो ये आप ग्राफ कहीं पर खींचेगा तो सीधा वाला होगा या दशमलव वाला होगा, सबका मान सेम ही होगा। तो ग्राफ कहीं पर आपका दशमलव में भी होगा तो एग्जैक्ट निकल जाएगा। तो बस हम आपको थोड़ा समझा रहे हैं। तो इसमें एक्स अक्ष पर मान के चलिए 2 पर ये टच प्रतिच्छेद कर रही है एक्स अक्ष, यहाँ पर मान के चलिए y का 1 है, इसमें हो जाएगा x बराबर हो जाएगा आपका 2, y बराबर हो जाएगा 1। यही आपका आंसर होता है। मतलब है कि ग्राफ में अगर जहां पर 2 रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी वही उसका हल होगा, समीकरण का x और y का मान आएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये वैसे समझाए थे, प्रतिच्छेदी रेखाएं इस टाइप का होगा। अब एक दूसरा कंडीशन होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो अगर ये तीनों बराबर हो जाएगा a1 बटे a2 b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अच्छा पहले एक ये चीज समझ लीजिए, a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, कहने का मतलब क्या है देखिए। जैसे इसी एग्जांपल से लीजिए, तो आपको एग्जांपल दिए 2 समीकरण का, तो इसी में देखिए तो a1 बटे a2 कितना है, a1 बटे a2 बराबर कितना है आपका, a1 के जगह पर 3, b1 के जगह पर 5। ठीक है, दूसरा देखिए तो b1 बटे b2 क्या क्या है, b1 है आपका 5, b2 है आपका 4। ठीक है, तो देखिए 3 बटे 5 बराबर 5 बटे 4, ये दोनों बराबर है, ये 3 बटे 5 है, ये 5 बटे 4 है, ये कभी बराबर होगा, दोनों का बराबर करने के बाद जैसे 2 बराबर 2, तो ये हो सकता है आपका। लेकिन ये 3 बटे 5 और 5 बटे 4 कभी बराबर होगा, इसीलिए यहाँ पर देंगे बराबर नहीं। ये हो जाएगा 3 बटे 5 डज नॉट इक्वल टू 5 बटे 4। तो अगर इस टाइप का मान के चलिए समीकरण है, जैसे ये समीकरण एग्जाम्पल में दिए हैं, तो समीकरण दूसरा भी रह सकता है, जो समीकरण रहेगा बुक में सवाल में जो रहेगा वो आपका समीकरण होगा। तो अगर इस टाइप का आएगा जिसमें कंडीशन होगा a1 बटे a2 और बराबर नहीं है b1 बटे b2, आप समझ जाइएगा कि उसका क्या होगा,
प्रतिच्छेदी रेखाएं निकलेंगी, ग्राफ अगर उसका निकालेंगे तो, और उसका हल क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल कहने का मतलब है कि एक हल होता है, अद्वितीय कहने का मतलब है केवल और केवल एक हल होता है। एक्स का भी एक मान निकलेगा और वाई का भी एक ही मान निकलेगा, ठीक है। तो इस टाइप से होगा तो हो जाएगा आपका अद्वितीय हल, जहां पर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, ठीक है। अब देखिए दूसरा कंडीशन होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अगर ये तीनों बराबर हो जाएगा, तीनों बराबर कहने का मतलब है कि जैसे देखिए यहाँ पर हो जाएगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ठीक है। तीनों बराबर का मतलब है कि जैसे यहाँ पर हो जाता है इसमें a1/a2 का मतलब हो जाता है 4/5। दूसरा मान चलिए कोई रहता समीकरण जिसमें कि a1 का मान हमको 4 निकलता और a2 का मान निकलता 5। अब b1 का भी उतना ही निकलता 4 और 5, b1 का 4 निकलता और b2 का 5 निकलता, और c1 का 4 और c2 का 5। देखिए ये तीनों बराबर है ना, 4/5 4/5 4/5। ये देखिए ये दूसरा कंडीशन को फॉलो कर रहा है ना, दूसरे वाले कंडीशन को a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 बराबर 4/5 बराबर 4/5 बराबर 4/5। तीनों बराबर है, तो तीनों बराबर रहेगा तो उसको बोलते हैं संपाती। अगर उसका ग्राफ खींचेंगे तो वो क्या आएगा, संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं कहने का मतलब है कि एक रेखा दूसरे रेखा पर ओवरलैप करेगी, मतलब एक ही साथ जाएगी, एक ही रेखा पर दूसरी रेखा भी निकल जाएगी, ठीक है। जैसे देखिए पहली रेखा ये गई है तो दूसरी रेखा भी इसी रेखा पर निकल जाएगी, तो उसको बोलते हैं संपाती रेखाएं, ठीक है। देखिए मान के चलिए ये आपका एक रेखा था और दूसरा अगर ग्राफ खींचेंगे तो दूसरा रेखा भी इसी रेखा पर निकल जाएगी, ठीक है। इसको बोलते हैं संपाती रेखाएं, ठीक है। संपाती रेखाएं, और संपाती रेखाएं का अनेक हल होता है। क्या होता है इसका, अनेक हल निकालता है इसका। देखिए अनेक हल क्यों निकालता है, हम आपको बोले हैं कि प्रतिच्छेदी रेखाएं जैसे ये होता है तो दो बिंदु को जहां पर काटती है, दो रेखाएं जहां पर काटती है किसी बिंदु को, तो वही आपका हल होता है। तो मान चलिए ये एक बिंदु है, अब देखिए यहाँ पर पहले वाली रेखा पर दूसरी वाली रेखा गई है, ठीक है। इसमें देखिए रेखा में तो हर एक जगह बिंदु ही है, ये तो हर एक जगह ही काट रही है ना दूसरी वाली रेखा। अगर पहली वाली पे दूसरी वाली को गुजार देंगे, जैसे अगर ऐसे गया है तो यहाँ पर तो काट रही है, मान चलिए ऐसे गया है, इसमें सभी जगह तो बिंदु ही रहता है ना, क्योंकि ऐसे यहाँ पर काटा है। मान चलिए यही रेखा में अगर थोड़ा इधर काट दे तो यहाँ पर बिंदु हो जाएगी उसका, इसका मतलब हर एक जगह बिंदु रहता है रेखा पर। तो अगर ये रेखा गई है सीधे, उस पर एक दूसरी रेखा भी गई है एक ही रेखा पर, इसका मतलब सभी जगह उसको काट रही है, इसका मतलब अनेक हल होगा, क्योंकि अनेक बिंदु पर काट रही है तो अनेक हल होगा, ठीक है। यही होता है संपाती रेखाएं। अब देखिए ये तो हो गया आपका संपाती रेखाएं, इसको बोलते हैं संपाती रेखा, एक ही पर दूसरा रेखा, ठीक है। अब एक तीसरा कंडीशन होता है a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। कहने का मतलब है कि a1/a2 और b1/b2 तो बराबर होगा, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, आप समझिए। जैसे मान के चलिए a1 की जगह पर हम ले लेते हैं, पहले लिख लीजिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है, इसको हिंदी में बोलते हैं c1/c2। तो देखिए a1 के जगह पर हम मान के चलिए लेते हैं 5/a2 के जगह पर लेते हैं 3, ठीक है। ऐसा समीकरण मान के चलिए आ गया, जिसमें a1 का मान निकला है 5, a2 का निकला है 3 बराबर b1/b2। तो इसका भी सेम आना चाहिए ना, और ऐसा भी आ सकता है। जैसे देखिए 5/3 ही करना है ना हमको, इसमें 15/9 भी आ सकता है। जैसे ये आ गया मान के चलिए 15/9 आ गया मान के चलिए, समझाते हैं कैसे। अब तीसरा मान आ गया आपका 7/3, ठीक है। तो देखिए इसको तो हम बराबर कर दिए हैं यहाँ पर, कैसे बराबर कर दिए वो देखिए। ये तो है 5/3, ये देखिए 15/9 है तो इसको 3 से काट दीजिए दोनों को,
तो ये देखिए 5/3 बराबर हो जाएगा, अगर 3 से काटेंगे तो 3 5 15, 3 तिहाई 9, तो ये भी हो गया 5/3। तो ये दोनों तो बराबर ही है ना, 5/3 बराबर 5/3, तो दोनों सेम है, तो दोनों को लिखे हैं बराबर में। अब तीसरा देखिए है 7/3, तो 7/3 इन दोनों के बराबर नहीं है ना, 5/3 या 5/3 इन दोनों तो बराबर है, लेकिन 7/3 जो है इन दोनों के बराबर नहीं है, तो इसीलिए लिखे हैं 7/3 दैट इज नॉट इक्वल टू इसके बराबर। ठीक है, तो ये होता है, मान के चलिए। तो ये आपको एग्जांपल दिए हैं। तो अगर इस टाइप का कंडीशन आएगा, इस टाइप का A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो उसका कोई हल नहीं होता है। और उसका रेखाएं कैसी होती है, ग्राफ में उसका जो ग्राफ जब उसका निकालेंगे तो उसमें समांतर रेखाएं आएंगी हमको, उसमें क्या आएगी, समांतर रेखाएं ग्राफ निकालने पर आएगी। ठीक है, और समांतर रेखाएं जो आएंगी तो इसका कोई हल नहीं होता है। क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। ठीक है, तो अब देखिए कोई हल कैसे नहीं होता है। मान लीजिए कि समांतर रेखाएं ये होती है, समांतर रेखाएं आप जानते भी होंगे कि एक दूसरे के समांतर रहना चाहिए, मतलब समान अंतर में एक ही साथ जा रहा है। तो ये देखिए, ये तो समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखाएं यहाँ है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल तभी निकलता है जब वो किसी बिंदु पर दो, उसका ग्राफ जो है, दोनों ग्राफ, ये पहले वाले समीकरण का मान के चलिए, ये दूसरे वाले समीकरण का है, तो जिस बिंदु पर काटती है वही उसका हल निकलता है। तो पहले वाले समीकरण में तो काट रहा है, इसमें पहले वाले कंडीशन में यहाँ पर, तो इसीलिए इसका लिखे अद्वितीय हल, क्योंकि एक ही जगह पर काट रहा है, तो इसीलिए अद्वितीय हल। अद्वितीय कहने का मतलब है कि x का मान भी एक आएगा और y का मान भी एक ही आएगा। दूसरे में संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं कहने का मतलब है कि एक ही रेखा पर दूसरी रेखा चले जाएगी, तो एक ही रेखा पर अगर दूसरी रेखा निकलेगी तो हर एक जगह काटते हुए जा रही है, क्योंकि बिंदु से ही मिलकर बनता है रेखा, तो हर एक बिंदु पर तो वो काट कर जा रही है ना, तो इसीलिए लिखे हैं अनेक हल, क्योंकि हर एक बिंदु पर उसका हल है, जितनी बार काटेगा उतनी बार हल है, आप जितना हल लिख सकते हैं उतना होगा हल। ठीक है, उसका एग्जाम्पल भी देकर बताएंगे बाद में अगर सवाल आएगा उस टाइप का। ठीक है, तीसरा है समांतर रेखाएं, तो समांतर रेखाएं, एक रेखा ये गई, दूसरी गई, ये एक दूसरे के समांतर है। समानांतर का मतलब इस दोनों बीच का अंतर समान होना चाहिए, तो वो समान ही होगा अगर आप खींचेगा। तो इस टाइप का अगर कंडीशन आएगा तो पहले समीकरण का मान ऐसे निकाल करके देख लीजिएगा कि A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2 है, तो आप ये समझ आएगा कि इसका ग्राफ अगर निकालेंगे तो इस टाइप से समांतर ही जाएगा, चाहे ऐसे जाए समांतर, चाहे ऐसे जाए समांतर। देखिए समांतर ही तो ये मान लीजिए टेढ़ा है, टेढ़ा है उससे क्या मतलब, दोनों तो समान अंतर से जा रही है ना, ये भी देखिए दोनों समान अंतर से जा रही है, ये सीधा है तो ये भी तो समांतर है। ठीक है, ये तो समांतर हो गया। समांतर रेखाएं में कोई हल क्यों नहीं होता है, क्योंकि देखिए इसमें इसका होता ही है कि जो जिस बिंदु पर काटती है वही उसका हल निकलता है x और y का, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में। यहाँ पर किसी बिंदु पर काट ही नहीं रही है, कहीं पर काटेगी ही नहीं, ये दोनों जाते ही रहेगी समान अंतर में, जितना दूर तक नहीं जाएगा उतना दूर तक जाएगा, कभी एक दूसरे को काटेगी ही नहीं। अगर काटेगी ही नहीं तो उसका हल ही नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए लिखते हैं इसका कोई हल नहीं होता है। ठीक है, तो इतना बात आप समझ गए होंगे, तीनों एग्जाम्पल सहित आपको समझा दिए हैं। तो इन चीजों को आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम 3.2 स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले आप एक चीज और जान लीजिए, जिसका हल होता है उसको संगत बोलते हैं, जिसका हल नहीं होता उसको असंगत बोलते हैं। जैसे देखिए अद्वितीय हल, तो हल तो हो रहा है ना, चाहे एक हल हो रहा है लेकिन एक मान निकल रहा है x और y का, लेकिन फिर भी इसका हल तो हो रहा है ना, तो हल हो रहा है तो इसको बोलेंगे संगत। इसके साइड में आप लिख लीजिए यहाँ पर, इसको बोलेंगे संगत। ठीक है ना, इसका अनेक हल है, हल तो इसका भी है ना, क्योंकि हल एक हो चाहे अनेक हो, हल तो है ना, इसको बोलेंगे, इसको भी बोलेंगे संगत। ठीक है, अब देखिए इसका कोई हल नहीं है, जिसका कोई हल नहीं होता उसको बोलते हैं असंगत। क्या बोलते हैं, असंगत। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3.2 का थ्योरी, और आपको एग्जांपल भी देकर बता दिए कि अगर इस टाइप का मान आएगा, इक्वेशन कोई भी हो सकता है, ये इक्वेशन तो आपको एग्जांपल में बताए थे। इक्वेशन अगर इस टाइप का होगा कि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 आ रहा है,
तो अगर आप करके देख लीजिएगा इस टाइप से पहले, तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसका अगर ग्राफ निकालेंगे तो वो क्या होगा, ग्राफ निकालेगा तो वो प्रतिच्छेद करेगी कहीं ना कहीं एक दूसरे को। ठीक है, अगर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होगा तो वो क्या होगा, समपाती रेखाएं होंगी, मतलब उसका ग्राफ दोनों एक ही रेखाएं पर गुजर जाएगी, तो उसको बोलते हैं समपाती रेखाएं। और इसका हल कितना होगा, अनेक हल होगा। आप x और y का जितना मान निकालिएगा उतना निकलेगा। अगर इस टाइप का सवाल आएगा तो हम आपको बताएंगे कैसे निकलता है अनेक हल। ठीक है, अब देखिए A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2 होगा, तो उसको बोलते हैं समानांतर रेखाएं। अगर उसका ग्राफ निकालिएगा तो वो समानांतर रेखाएं चली जाएंगी, जैसे ऐसे ही समांतर चली जाएंगी, ऐसे ही चले जाएंगे दोनों, ऐसे ही, मतलब किसी टाइप से वो समांतर ही जाएगी। ठीक है, अब देखिए, और इसका कोई हल नहीं होगा, जो समांतर जाएगा उसका कोई हल नहीं होगा, क्योंकि इसमें इसका स्टेटमेंट ही है कि जैसे जिस बिंदु पर काटेगी वही उसका हल होगा। तो यहाँ पर तो कोई बिंदु काट ही नहीं रही है किसी जगह पर, इसीलिए इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो बाकी इतना चीज को आप नोट कर लीजिए। ये रहा आपका थ्योरी। इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट होगा, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अगर अपने से नोट कीजिएगा तो अच्छा रहेगा, समझ के नोट कीजिए। और यहाँ पर आप अलग अलग एग्जाम्पल लेके ट्राई कर सकते हैं। आप अपने मन से एग्जाम्पल बनाइए, उसको ट्राई कीजिए, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बाकी बस आज के क्लास में बस इतना ही। बाकी जो है कल से 3.2 स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, और चाहे तो अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।